नमस्कार बच्चों, बीए पाठ तृतीय की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व की वीडियो में हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया की भौगोलिक विशेषताएं, स्थिति, विस्तार, उच्चावच को डिस्कस किया था। हमारे आज के वीडियो का विषय, इसके आगे हम चलते हैं, जलवायु और आर्थिक प्रारूप की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसे विषुवत रेखीय जलवायु भी कहते हैं। इंडोनेशिया और मलाया में मुख्यतः जलवायु देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय जलवायु में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और तापांतर 2.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः संवहनिक वर्षा देखने को मिलती है। वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर। इंडोनेशिया में 200 सेंटीमीटर सामान्य वर्षा है वार्षिक। सुमात्रा द्वीप के पडांग क्षेत्र है, वहाँ पे 500 सेंटीमीटर वर्षा देखी जाती है। अल्प वर्षा वाले द्वीपों के उत्तरी भाग में लगभग 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी प्रकार की जलवायु है मानसूनी जलवायु, मानसून क्लाइमेट। यह म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलाया के उत्तरी भाग और उत्तरी फिलीपींस में पाई जाती है। इस जलवायु वाले क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में औसत तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल का औसत तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिन्हें यहाँ पर टाइफून कहते हैं, का प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्यतः इसका प्रभाव फिलीपींस और वियतनाम पर होता है और संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया की जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया व फिलीपींस में ये वन होते हैं। इनकी ऊंचाई 15 से 100 मीटर सघन होते हैं। वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है, पत्तियाँ चौड़ी, और यहाँ के वृक्ष सदाबहार व मिश्रित प्रकृति के होते हैं, जैसे महोगनी, वालनट, रबर, ताड़, रोजवुड, देवदार, एबोनी, सिनकोना आदि। उष्ण मानसूनी वन भी यहाँ पाए जाते हैं। वे मिलते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के जावा व सुमात्रा द्वीप में। मुख्य वृक्ष है सागवान, जिसे यहाँ पे क्युन कहते हैं, KYUN, सिनकोना, महोगनी, साल, शीशम, नीम और आम। मलेशिया के कुल क्षेत्रफल के 70% भाग पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यानी सघन वनस्पति आवरण है यहाँ पे। और इंडोनेशिया के 64% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जो वनों की दृष्टि से एक अच्छी स्थिति वाले राष्ट्र माने जाते हैं। मृदा की बात करें तो यहाँ पर नदी घाटियों वाले क्षेत्र में जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। इरावदी, साल्विन, मेकांग व सुमात्रा के पूर्वी तट पर जलोढ़ मृदा का जमाव देखने को मिलता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस में पाई जाती है। काली मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है यहाँ पर जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत मैग्मा और लावा का निक्षेपण से इस मिट्टी का क्षेत्र डेवलप हुआ, और ये मुख्यतः इंडोनेशिया में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के हम आर्थिक प्रारूप की बात करें, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे पूर्व में हमने बताया कि यहाँ पर अधिकांश राष्ट्र हैं वो, उनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यानी कृषि पर पूर्णतः निर्भर है। यहाँ कृषि प्राचीन काल से ही की जाती रही है और औपनिवेशिक काल में यहाँ व्यापारिक बागाती कृषि का विकास हुआ, जो आज इस प्रदेश की पहचान है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों व ऐतिहासिक परिवेश के कारण वर्तमान में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि को हम निम्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि, प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
इसके दो प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि और स्थानबद्ध जीविका कृषि। स्थानांतरित कृषि में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसमें एक स्थान पर हम कृषि नहीं करते, किसी एक क्षेत्र के वन भूमि को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है 2 से 3 वर्षों तक, और जब उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान की ओर गमन कर दिया जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में केंगिन, म्यांमार में टांग्या के नाम से, इंडोचीन में राई और थाईलैंड में तामोरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है गहन जीविका कृषि। यहाँ पर सघन रूप से कृषि की जाती है और चावल की कृषि अधिक मात्रा में होती है। तीसरा वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें भी दो प्रकार है, एक तो बागानी कृषि या बागाती कृषि और दूसरा है मिश्रित वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और मिक्स्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। फसलों की बात करें, इसमें बागाती कृषि में चाय, कहवा, रबर, गन्ना, केला की कृषि होती है और मुख्यतः ये कृषि मलेशिया व इंडोनेशिया में होती है। मिश्रित वाणिज्यिक कृषि में व्यापारिक के साथ साथ खाद्यान्नों का और गर्म मसालों का भी उत्पादन होता है। ये इसमें खाद्यान्न, दालें, गरम मसाला और बागाती फसल मिश्रित रूप से उगाई जाती है। मुख्य फसलों की बात करें तो चावल, जो इसे यहाँ पर आर्द्र भूमि में उगाया जाता है। यहाँ पे इंडिका और जैपनिका दो तरह के चावल समूह उत्पन्न किए जाते हैं। म्यांमार में क्षेत्र है चावल उत्पादन के, इरावदी डेल्टा, साल्विन नदी का क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, अराकान का तट। थाईलैंड में मीनाम नदी का डेल्टाई क्षेत्र, कोरात का पठार, क्रा जलडमरू मध्य का तटीय क्षेत्र। ये क्रा जलडमरू मध्य थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। मलेशिया में मलाया प्रायद्वीप, साबाह, सारावाक और समुद्र तटीय क्षेत्र। वियतनाम में मेकांग डेल्टा, टोंकिंग डेल्टा, काई सान, काऊ, माऊ आदि क्षेत्र। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, कालीमंतान द्वीप। फिलीपींस में लुजोन का मैदानी प्रदेश। इसके अतिरिक्त कंबोडिया व लाओस में भी चावल की कृषि की जाती है। रबर दूसरी प्रमुख फसल, यह टीबिया के वृक्ष से रबर का उत्पादन होता है यहाँ पर। थाईलैंड में विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है थाईलैंड का, और विश्व का 34% उत्पादन यहाँ पर होता है। इंडोनेशिया के उत्तरी व मध्य सुमात्रा, जावा व सेलिबीज और कालीमंतान क्षेत्र में रबर का उत्पादन हो रहा है। मलेशिया में सारावाक, पश्चिमी तटीय मैदान, किनबालू पर्वतपदीय क्षेत्र, जोहोर, बाहरू क्षेत्र, मलक्का क्षेत्र, पैराक और पेनांग क्षेत्र में रबर का उत्पादन होता है। चाय की बात करें तो चाय की फसल पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जहाँ पे तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाए और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। क्षेत्र की बात करें तो इंडोनेशिया में जावा का दक्षिणी पश्चिमी भाग, कालीमंतान का दक्षिणी पश्चिमी भाग और सुमात्रा का उत्तरी पश्चिमी भाग। वियतनाम के पर्वतीय ढालों पर विशेषकर इसके दक्षिणी भाग में ब्लाओ से कोटनम तक चाय के बागान फैले हुए हैं। क्वांग प्रदेश तथा डोनाई प्लीकू में भी चाय उत्पन्न होती है। यहाँ प्रतिवर्ष चाय का औसत उत्पादन 35,000 टन है। मलेशिया में चाय की कृषि पहांग, सेलांगोर प्रांत, साबाह के किनीबालू पर्वत के दक्षिणी ढाल और सारावाक के उत्तरी भाग में उत्पादित होती है। यहाँ चाय का वार्षिक उत्पादन 32 लाख किलोग्राम है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अन्य फसलें भी उत्पादित होती है। म्यांमार में अन्य कृषि उपजों में गन्ना, मक्का, कपास, गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन और जूट है। थाईलैंड की बात करें तो यहाँ की फसलों में, अन्य फसलों में मक्का, कैनफ जो कि जूट के समान एक रेशेदार फसल है जिससे बोरियों का निर्माण किया जाता है। मक्का का उत्पादन यहाँ पे मध्यवर्ती शुष्क मैदान में
और कोरात के पठार पर है। कैनब का उत्पादन यहाँ पर वार्षिक रूप से 1.5 लाख टन है। टेपियोका और कसावा मध्य थाईलैंड की प्रमुख फसल है। इसका वार्षिक उत्पादन 194 लाख टन है। गन्ना यहाँ पर नदियों की घाटी में उत्पादित होता है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में तंबाकू की कृषि लगभग 9000 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मक्का, गन्ना, आलू और मूंगफली उत्पन्न की जाती है। इंडोनेशिया में भी गन्ने का उत्पादन होता है, जावा द्वीप के पूर्वी भाग में और मध्य भाग में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तंबाकू, नारियल, कापोक, काफ़ी और गरम मसाले का उत्पादन होता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में ताड़, नारियल, गरम मसाला और तंबाकू की कृषि विशेषकर की जाती है। नारियल कृषि यहाँ पे पैराक, जोहोर, सेलांगोर और साबाह में की जाती है और ताड़ और नारियल के समान क्षेत्रों में उत्पादित होते हैं। नारियल की गिरी और तेल का यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। फिलीपींस में मक्का, गन्ना, नारियल, अबाका, इसे मनीला हेम्प भी कहते हैं, ये जूट की समान ही होती है, का उत्पादन यहाँ पे होता है। गन्ना प्रमुख व्यापारिक फसल है फिलीपींस की और नारियल का उत्पादन यहाँ पर्याप्त मात्रा में है और विश्व के निर्यात का 3/4 नारियल फिलीपींस द्वारा होता है। अबाका को जैसे हमने बताया मनीला हेम्प भी कहते हैं, यह भी जूट की समान रेशे वाली फसल है। इसके अतिरिक्त फिलीपींस में तंबाकू, गर्म मसाले और सोयाबीन सीमित मात्रा में उत्पादित की जाती है।